बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम 4.3 और या 10.3 के जो रिमाइंडर क्वेश्चन हैं, यानी कि कल मैंने आपको 4 तक करवाया थे, उसके सारे पार्ट्स आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा मैंने लिख कर रखा है टाइम को बचाने के लिए। इसमें आपने देखे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आपको लिखा हुआ है, गिवन है कि आपने करना है प्रूफ इन फिगर बिलो measurement of angle 1 is equal to measurement of angle 2. Prove that ML is perpendicular to PQ। ये जो साइन है ना, ये साइन P ये होता है परपेंडिकुलर का साइन। परपेंडिकुलर यानी कि यूं करके खड़ी चीज़ जैसे किसी के ऊपर होती है ना, जैसे ये मैंने पेन रखा है, ये पेन बोर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जो खड़ी चीज़ होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है और ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। कह रहे हैं कि जो लाइन ML है ना, ये परपेंडिकुलर है PQ पे, ये L है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको हम किस तरह से ये प्रूव करना है, हमने इन्होंने बता दी, हमने प्रूव करना है कि ये कैसे परपेंडिकुलर आ रही है। तो देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल PML। सब हमें तो पहले पता होना चाहिए कि एंगल कौन सा है। एंगल 1 है यहाँ हमारे पास, ये अगर हम देखें तो ये कौन सा ट्रायंगल या एंगल 1 एंगल होता है। ट्रायंगल तो 3 उसके कॉर्नर्स आ जाते हैं, फिर जब वो बंद होते हैं ये लाइन तो ये हमारे पास PML, अगर हम PML को देखें तो ये एंगल 1 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह QML को देखें तो ये एंगल 2 बन रहा है, यानी कि यहाँ QML भी कह सकते हैं, एंगल 2 भी कह सकते हैं, PML भी कह सकते हैं, एंगल 1 भी कह सकते हैं। बट एंगल PML एंड एंगल QML आर कॉन्ग्रुएंट एडजेसेंट एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट एडजेसेंट एंगल मैंने आपको कहा हुआ है, बताया हुआ है कि कॉन्ग्रुएंट एडजेसेंट क्या होते हैं, कि जो आपको पता है एक ही लाइन के ऊपर हों या जिनके जो आपके कॉन्ग्रुएंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल भी हैं, ठीक है। एंड सिंस देयर आउटर आर्म्स कौन से होते हैं, जो इसके बाहर हो, ठीक है। अगर इसको देखें तो जिससे बाहर है वो आउटर आर्म्स होते हैं। एमपी जो है वो LPQ का आउटर आर्म है, यानी कि ये इस वाले एंगल का आउटर आर्म है, बाहर वाला है। और अगर हम MQ को देखें तो MQ इस वाले एंगल का आउटर आर्म है, यानी कि इससे बाहर है। आर कोलिनियर क्या हुआ, जो एक ही लाइन पर है, PMQ आप देख सकते हैं एक ही लाइन के ऊपर है। सो दे आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस तरह हमें पता चला कि ये भी कॉन्ग्रुएंट हुए, यानी कि ये भी बराबर हुए। और सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री आपको पता है 90 + 90 इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री में बार बार बता चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं देखी है इस चैप्टर की शुरू की वीडियोस वो ज़रूर देखें। उसमें हर टर्म को एडजेसेंट, कॉन्ग्रुएंट, कोलिनियर, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री सारी टर्म्स हैं, उसके अंदर डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया है। एंगल एंगल MPL। अब इसको हमने इस तरह से प्रूव करना है। ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म होती है, आपको पता है ज्योमेट्री की फॉर्म होती है। अब हमने इसको ज्योमेट्री में देखें, मेजरमेंट हम पढ़ते हैं, कल भी मैंने बताया था एंगल PML। अगर हम PML की मेजरमेंट देखें प्लस मेजरमेंट ऑफ QML और QML की मेजरमेंट देखें तो दोनों की मेजरमेंट बराबर हो रही 180 डिग्री के। ये चीज़ भी मैंने कल बताई थी कि अगर एक लाइन, सीधी लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बन रहे, चाहे वो 3 एंगल हो, 2 हो, 1 हो, वो होगा हमेशा 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक ये 180 डिग्री का एंगल होता है। इसका D से भी आप रख के देख सकते हैं, हाफ होता है, 180 डिग्री का होता है। तो इन्होंने कहा इसी तरह ये हमें पता है कि PML हमारा किसके बराबर है, एंगल 1 के, और QML हमें किसके पता है किसके बराबर है, एंगल 2 के। तो ये भी दोनों को सम करें, ऐड करें तो ये 180 डिग्री के बराबर होता है। देखें अगर हम एंगल 1 को देखें तो हमें पता चल रहा है कि एंगल 1 एंगल 2 की क्या है, इक्वल है। क्योंकि हमने कहा कि एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करें तो 180 डिग्री होता है, लेकिन हमें यहाँ देखने में पता चल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी कि जितनी मेजरमेंट एंगल 1 की है उतनी मेजरमेंट एंगल 2 की होगी। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम एंगल 1 और एंगल 1 को ही 2 दफ़ा प्लस करें, ठीक है, अगर दोनों बराबर हैं और दोनों इक्वल हैं 180 डिग्री के, तो इसका मतलब ये है कि जो एंगल 1 और एंगल 1 को एंगल 1 में ही ऐड कर दे तो वो 180 डिग्री के ही बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों हाफ है, दोनों इक्वल है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, यानी कि दोनों की मेजरमेंट एक है। तो हम चाहे दोनों को ऐड करें तब भी वो 180 डिग्री की होगा, चाहे इसको इसमें ही ऐड करें, चाहे इसको इसमें ही ऐड करें तो 180 डिग्री के बराबर होना भी चाहिए। तो इस तरह सिंपली इनको कन्वर्ट कर दिया फॉर्मूले के अंदर, यानी कि अगर 2 दफ़ा मैं मल्टीप्लाई करूं मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 को अगर मैं 2 दफ़ा ऐड करूं तब भी वो 80 डिग्री के बराबर होता है, और एंगल 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तब भी वो 80
आपको पता है ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स जो है वो होता है कि अगर हम उस नंबर को 2 दफ़ा आपस में प्लस कर लें या उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब इससे हमें क्या पता चला कि अगर हमने एंगल 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आया, तो इसका मतलब है 180 का जो हाफ होगा वो हमारे पास क्या होता है 90 डिग्री, यानी कि एंगल 1 जो हमारे पास होगा वो 90 डिग्री का होगा। 10 एंगल 1 एंड एंगल 2 बोथ आर राइट एंगल। अब इससे हमें क्या पता चला कि एंगल 1 जो 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री का एंगल कौन सा होता है राइट एंगल। तो और हमने कहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है, हाफ हाफ है, तो इसका मतलब है ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं और दोनों ही राइट एंगल हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हमारी बात तकरीबन प्रूफ हो चुकी है, बस हमने थोड़ा सा और स्टेटमेंट लिखकर और इस आंसर को फाइनलाइज करना है। अब हमने कहा क्या कहा 10 एंगल 1 एंड एंगल 2 बोथ आर राइट एंगल। सो अब यहाँ पर मेरे पास स्पेस ख़त्म हो गई थी तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे लिख देती हूँ, ये बल्कि यहाँ पे लिख देती हूँ क्लियर नज़र आ जाए। सो रे होती है, आपको पता है जो एक साइड वाला निशान होता है जिसका LM ये वाली इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन PQ, लाइन सेगमेंट या लाइन कह सकते हैं इसको, PQ पर परपेंडिकुलर है। कैसे परपेंडिकुलर है ये हमने बताया, चूंकि हमें पता चला कि 180 डिग्री का एंगल अगर दोनों का ऐड करें तो बन रहा है और दोनों को अलग अलग करें तो वो 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। तो वो कैसे बन रहे हैं, क्योंकि एक परपेंडिकुलर लाइन उनके ऊपर से आती है और उनको काट देती है, तो वो जाहिर बात है जो लाइन ऊपर से आकर उनको काट देगी वो परपेंडिकुलर होती है। मैंने आपको यही बताया जो लाइन ऊपर से किसी चीज़ पे आए, जैसे ये खड़ी हो, जैसे ये पेन खड़ा है या मैं आपको कहूँ ये डस्टर खड़ा है तो ये परपेंडिकुलर है। या आप अगर कहें कि एक ट्री है जो ज़मीन के ऊपर सीधा खड़ा है तो वो भी परपेंडिकुलर होगा ज़मीन के ऊपर। ठीक है, तो इसी तरह ये लाइन परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर, इस P ये P था और ये Q, इसके ऊपर LM जो है वो परपेंडिकुलर लाइन है PQ के ऊपर। सो LM इज परपेंडिकुलर टू PQ। LM क्या है, रे है, ये रे है क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ उन्होंने दी हुई है, जिसकी एक डायरेक्शन होती है वो रे होती है, तो ये जिसकी दोनों तरफ एरो होते हैं तो ये लाइन सेगमेंट या लाइन होती है। ठीक है, हम कहेंगे रे LM इज परपेंडिकुलर टू PQ है ना, तो ये रे है, ये लाइन सेगमेंट है PQ। हैंस प्रूव्ड, ये चीज़ हमने प्रूव करके दे दी कि इसकी क्या सबूत थे, किस तरह से ये लाइन परपेंडिकुलर आ रही थी। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, बच्चे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे 4.3 की या 11.3 आप कह लें, लेकिन कोई व्यूज़ नहीं आए हैं। मैंने कल वीडियो अपलोड की तो बहुत कम व्यूज़ हैं। तो बच्चों देखते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखा करें, क्योंकि एक तो इसमें आपका नुकसान हो जाता है अगर स्किप करके देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हम बोल रहे होते हैं, टीचर जो बोल रही होती है बहुत सारी, हर वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, क्या पता कहाँ पर वो कौन सी चीज़ एक्सप्लेन कर दे और आपने स्किप कर दिया तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट स्किप हो सकता है। तो इसलिए मैं कहूँगी वीडियो पूरी देखा करें और कमेंट करके बताया करें कि आपको कितना समझ में आया है। जो नहीं आया उस पर भी वो भी बता सकते हैं आप, ताकि मैं उस पर मज़ीद काम करूँ और मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाऊँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर बिलो मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमने आपको एक एंगल दिया है या ट्रायंगल दिया है या एंगल दिया है, इन्होंने कहा हमने एंगल दिया है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हमने आपको एक एंगल दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, ये कह रहे हैं कि हमने आपको एक एंगल दिया है जिसका नाम है एंगल ACB इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल ACD इज इक्वल टू 110 डिग्री। प्रूव दैट CB एंड CD आर कोलिनियर रेज। एक एंगल है, ठीक है, आप अगर एक तरफ से देखें 110 का है तो 110 आपको पता है कि 90 से बड़ा होता है, ये सीधा 90 हुआ और 90 से बड़ा 110 हो गया। ठीक है, 110 एक एंगल है और दूसरी तरफ उन्होंने कहा हमने 70 डिग्री का एंगल दिया, उन्होंने खुद दे दिए, हमें बना के दिए, हमें बनानी नहीं है।
ये सिर्फ हम ड्रॉ कर रहे हैं, मेजर करके बनानी नहीं है। फिर हमारे पास ये ए है, ये पॉइंट बी है। अच्छा यहाँ पे ये थोड़ी सी बाहर की तरफ जा रही है, इसका कोई ना कोई काम है यकीनन। ये जो बाहर जा रही है इनकी डायरेक्शन ये रेज होंगी डी, ये पॉइंट जहाँ पर ये टच कर रही है। तो ये आपके पास इन्होंने क्या कहा है, ये पॉइंट सी बन रहा है। कह रहे हैं कि ये जो सी बी एंड सी डी आर कोलिनियर, सी बी एंड सी डी, सी बी एंड सी डी, ये प्रूव करें कि ये कोलिनियर है। देखने में तो हमें पता चल गया कि कोलिनियर है। कोलिनियर क्या होता है, जो एक ही लाइन के ऊपर हो। लेकिन आप प्रूव करें जी, अगर दो एंगल इतने डिग्री के हैं तो वो जिनकी जो लाइंस है वो कोलिनियर होंगी। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले वह हम कहेंगे जी बाय अबव फिगर, यानी कि जो आपने फिगर हमें दी है उससे हमें वी हैव, उसमें हमें क्या दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी। आपने हमें कहा है कि आपके पास जो ए सी बी है वो है 70 डिग्री, और इसी तरह दूसरा जो एंगल दिया है ए सी डी वो है 110 डिग्री। और अगर हम ऐड करें दोनों को, एंगल ए सी बी प्लस एंगल, ये मेजरमेंट हम लिख लेते हैं साथ, एम मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, ऑफ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 70 डिग्री प्लस 110 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जो दिया हुआ है वही हम ऐड करेंगे ना। ये हमारे पास क्या होगा, ये 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, और 180 डिग्री हमें पता है एक सीधी लाइन के ऊपर होता है। ठीक है, तो यही बस हम इनको प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये जो लाइन है वो कोलिनियर ही है, जो पॉइंट्स है कोलिनियर्स है। अच्छा ये हमने लिख दिया, ये हमारे पास देखें 180 डिग्री हो गया इक्वल। अब 180 डिग्री हमें पता है एक लाइन के ऊपर है। अब हम क्या लिखेंगे, सो एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ए सी डी आर congruent supplementary angles, but they are also congruent adjacent angles because their arm AC is common। ये पहले लिख लें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमने क्या लिखा है। सिंस आउटर अच्छा ये जो मैंने लिखा है अब इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप देखें कि हमने यहाँ तक बता दिया कि ये दोनों एंगल 180 डिग्री के बराबर हैं, और यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल एंड एंगल ए सी डी आर कॉन्ग्रुएंट सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री आपको पता है कौन से होते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि सप्लीमेंट्री जो जिनका दो एंगल्स का सम, अगर दोनों एंगल्स को ऐड करें तो वो 180 डिग्री का होता है। हमने 70 और 110 को ऐड किया तो 180 बन रहा है, और जो 180 डिग्री एंगल बनता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। बट दे आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट एडजेसेंट।
अच्छा, एडजस्टेंट की डेफिनेशन मुझे आप लोग बताएंगे, मैसेज करके कमेंट करके बताएंगे। मैं बार बार हर वीडियो में इसकी डेफिनेशन बता चुकी हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे एडजस्टेंट एंगल कौन से होते हैं, ठीक है। बिकॉज देयर आर्म ए सी इज कॉमन। अब ये ए सी जो है वो इस ट्रायंगल का भी आर्म है और ए सी इस ट्रायंगल में भी बी में भी कॉमन है। अब ए सी लाइन के बगैर ना ये वाला ट्रायंगल मुकम्मल है, इस लाइन बगैर ना ये वाला ट्रायंगल मुकम्मल है, ठीक है। सिंस आउटर आर्म ऑफ एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर कोलिनियर, तो इससे हमें पता चलता है कि जब एक लाइन जो ए सी पॉइंट है ये दोनों का कॉमन है, यानी कि दोनों को टच कर रहा है ना कहीं तभी कॉमन है, ठीक है। जब टच कर रहा है तो वहां पर भी एक पॉइंट बन रहा होगा, तो जिससे हमें पता चलता है आउटर आर्म ऑफ आर कोलिनियर, ये पता चल जाता है कि जब टच कर रहा है तो इसका मतलब है वो कहीं एक ही लाइन पर पॉइंट बन रहे हैं, और एक ही लाइन पर पॉइंट बनते हैं तो वो कोलिनियर होता है, ठीक है। देयरफॉर आउटर आर्म सी बी एंड सी डी ऑफ एंगल ए सी बी आर कोलिनियर रेस, ठीक है। तो ये कोलिनियर हो गई, जिससे जिससे हमें पता चला कि हमने यही प्रूफ करना था कि कोलिनियर है या नहीं। आप बताएं, तो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मुझे एडजेसेंट की ज़रूर डेफिनेशन कमेंट में करके बताइएगा, तो मैं देखूं बच्चे इंटरेस्ट से करते भी हैं या नहीं करते। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अ रॉड इज़ फोल्डेड इन सच अ वे दैट इट मेक्स, अब यहाँ कोई डायग्राम नहीं दी है हमें सिर्फ अपने माइंड में एक डायग्राम बनानी है, स्केच बनाना है कि जिसमें हमने बताना है कि इन्होंने क्या, किसकी डायग्राम, ये किसके बारे में बात करें। A rod is folded in such a way that it makes an angle 45 डिग्री। कहते हैं कि कोई रॉड है, ठीक है, कोई लोहे का रॉड हो गया किसी का, तो उसको इस तरह से फोल्ड किया गया है कि वो 45 डिग्री का एंगल बनाए। अगर मैं कहूँ, क्योंकि हमें पता है 90 डिग्री का एंगल इतना होता है ना, 90 स्ट्रेट होता है, इसको मैं हाफ कर दूँ तो ये 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अच्छा, और इन्होंने कहा है कि इन ऑर्डर टू मेक इट स्ट्रेट, हमें अगर आपने इसको स्ट्रेट बनाना है, यानी कि अगर इसको स्ट्रेट करना है, इस रॉड को सीधा लेकर आना है, तो आप क्या करें, मेक इट स्ट्रेट, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द एंगल, फिर क्या मेजरमेंट ऑफ एंगल होगी ताकि वो स्ट्रेट हो जाए, ठीक है। ये 45 डिग्री पे है और हमने इसको स्ट्रेट लेकर आना है, इसको मोड़ते मोड़ते बिल्कुल सीधा करना है, तो कौन से एंगल पे ये सीधा हो जाएगा, क्या एंगल होगा। उम्मीद है कि आपके माइंड में आ चुका होगा कि वो क्या एंगल होगा, ठीक है। ये कोई भी मैं नाम दे देती हूँ, नाम देना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उन्होंने ये, मैंने डायग्राम भी नहीं दी, अपने माइंड में डायग्राम बनानी है, लेकिन मैंने यहाँ आपके सामने बना दी ताकि आप इसको आराम से देख लें कि हमने क्या प्रूव करना है। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसको मैं ये डॉटेड लाइन लगा देती हूँ कि हमने ये प्रूव करना है कि ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसको स्ट्रेट करना है तो कौन सा एंगल बनेगा। उम्मीद है ज़हन में आ गया होगा कि ये कौन सा एंगल बनेगा। हम पहले सपोज कर लेते हैं अ रॉड इज फोल्डेड एज शोन इन अबव फिगर। अब यहाँ पे फिगर शिगर उन्होंने कोई नहीं, मुझे तो मेरी बुक में नहीं है फिगर, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। इन ऑर्डर टू मेक इट स्ट्रेट, कि हम सपोज करते हैं कि जो हमें ये बता रहे हैं वो फिगर, उसको अगर हम स्ट्रेट करना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी बेंड टू पोजीशन, तो हमें इसको बेंड मोड़ना होगा, ठीक है, बी डी, अगर ये डी होना चाहिए, ठीक है, अगर ये पॉइंट डी हो, यहाँ पर जो मैंने डॉट लगाए हैं, ठीक है। वी नो सो द एंगल्स, अगर आपकी बुक में पिक्चर है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरी बुक में नहीं है इसकी डायग्राम, विल बी सी बी डी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि तब आपकी जो एंगल है, जो पिक्चर बनेगी, एंगल बनेगा वो सी बी डी होगा, सी बी डी। तो इसका मतलब है यहाँ पे कहीं पे उन्होंने सी लगाया हुआ है, ये ए है, ए सी बी, तो ये सीधा सी बी डी बनेगा। सो दैट वी नो दैट, अब क्या हमें पता है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी जो हमें इन्होंने बताया हुआ है वो 45 डिग्री है, ठीक है। और अगर हम करें वाइल मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी, जो ये ए बी सी एंगल बन रहा है या ए बी सी बन रहा है, ठीक है, अगर इसको हम बी कह देते हैं बुक के हिसाब से, जो मुझे तो डायग्राम नहीं मिली, आपके पास अगर हो तो ए बी सी प्लस
दूसरा कौन सा एंगल बन सकता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी बी डी, यानी कि ये जो मैंने पॉइंट आपको बताया ना, यहाँ पर ये डी हो, पोजीशन हटा देती हूँ, तो ये पॉइंट आपके पास डी हो, ठीक है। और यहाँ मैं छोटा सा लिख देती हूँ पोजीशन डी हो। तो ये कह रहे हैं कि इसकी मेजरमेंट और इसकी मेजरमेंट बराबर हो जाएगी 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमने इसके एंगल की मेजरमेंट फाइंड करनी है ना, ये हमें दी हुई है, इसकी मेजरमेंट हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसकी मेजरमेंट जो दी हुई है, यानी कि एंगल इसकी 45 डिग्री दी हुई है, प्लस हमें ये फाइंड करनी है, इसको फिलहाल एज इट इज़ लिख देंगे, और ये है 180 डिग्री के। अब जो कि हमने फाइंड करनी है तो उसको अकेला रखते हैं और दूसरी वाली चीज़ को दूसरी तरफ ले जाते हैं, जिसको हमने फाइंड, जो हमारे पास गिवन होती है 45 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इसमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास सी बी टी 180 में से माइनस करें 45 डिग्री, तो ये आपका बनता है 135 डिग्री, ठीक है। आप देखिए हमारे पास सी बी डी एंगल निकला है 135 डिग्री। तो हम लिख देंगे देयरफॉर the measure of angle will be 135 degree to, अब ये एंगल कौन सा बनेगा, हमने पहले ही बता दिया, स्ट्रेट एंगल टू स्ट्रेट द रॉड, रॉड को सीधा करते वक्त जो एंगल बनेगा वो स्ट्रेट एंगल होगा और 180 डिग्री का बनेगा। और एक एंगल तो हमारे पास 45 डिग्री का गिवन था, जो नहीं था वो था हमारे पास 135 डिग्री। तो 135 डिग्री का एंगल मज़ीद यहाँ पर बन जाएगा, ये जो एंगल होगा ये 135 डिग्री का होगा। उम्मीद है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इजी था, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, थोड़ा सा लेंदी है और बिल्कुल वो है जैसे थ्योरम होते हैं, लेंदी थ्योरम, लेकिन आ सकते हैं ये चीज़ें, क्योंकि बुक नहीं है और पुराना पेपर पैटर्न तो थोड़ा सा और था, अब ये पेपर पैटर्न और है, उसमें चैप्टर इतने ज़्यादा नहीं है। तो सजेस्ट करूँगी कि कोई भी आप स्किप ना करें, सारी तैयारी करके जाएं, कोई भी चीज़ आ जाए तो आपको आती हो, ठीक है। तो ये डायग्राम अब जैसी भी बने यहाँ पर, सॉरी, एक ट्रायंगल आपको गिवन है, उसकी मेजरमेंट है जी अच्छा, उसके कॉर्नर्स हमारे पास यूं है, ये एक्स एंगल है, ये वाई एंगल है, इसकी बी नाम है, इसका सी नाम है और इसका ए नाम है। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है इन फिगर बिलो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, प्रूव दैट एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आप प्रूव करें कि अगर एंगल ए बी सी जो है वो ए सी बी के बराबर है तो एंगल एक्स और एंगल वाई भी आपस में बराबर होने चाहिए। ये यकीनन आपको याद आ रहा होगा, ये ऑपोजिट मैं आपको पहले भी लास्ट जो इसके 4.3 की जो पहले 5-4 क्वेश्चन थे उनके अंदर भी इस तरह का एक क्वेश्चन था कि आपने क्या प्रूव करना था, ऑपोजिट एंगल हमें पता है कि इक्वल होते हैं, तो ये वही उसी तरह का क्वेश्चन है। तो हम लिखते हैं कि इन अबव फिगर, अब मैं आपको इसी तरह से लिखाती हूँ जिस तरह से आप बोर्ड में मेंशन करना होता है कि अबव फिगर है, अभी मेरे तो सामने बनी हुई है, मैं तो सामने कह सकती हूँ, लेकिन पेपर में आपके पास बनी होगी ऊपर क्वेश्चन के अंदर, तो बस आप लिख दें अबव फिगर एंगल ए बी सी एंड एंगल एक्स आर, अभी बताती हूँ क्यों, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो अब यहाँ देखें कि इस फिगर के अंदर एंगल ए बी सी जो है, ठीक है, एंगल ए बी सी, अगर इसके अंदर वाले एंगल को देखें, ठीक है, आर सप्लीमेंट्री एंगल्स और एंड एंगल एक्स दोनों को मिला के, ठीक है, इस एंगल को और इस एंगल को देखें तो सप्लीमेंट्री बन रहे हैं, क्योंकि ये एक ही लाइन के ऊपर है ना, ये इतने हिस्से को देखें आप, ये एक ही लाइन के ऊपर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हुए, यानी कि 180 डिग्री के बराबर हुए। सो
मेजरमेंट ऑफ एंगल x प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये अभी हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं या पॉइंट नंबर 1। इसी तरह सिमिलरली दूसरी साइड अगर हम देखें, इस वाली साइड को, एंगल ACP एंड एंगल YR बिल्कुल वही चीज़ है क्योंकि एक जैसी ही है, ये वाली देख लें, आर ऑल्सो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। So measurement of angle Y plus measurement of angle ACB is equal to 180 डिग्री हुआ। ठीक है, इसी तरह क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है और ये भी दोनों एंगल 180 डिग्री के हो सकते हैं। ये इनको हमने अलग कहा है, इसको अलग कहा है, ये नहीं कि सारे एक ही। अगर इन सबको देखें तो फिर तो ये टोटल मिला के 180 डिग्री होगा, लेकिन अगर हम आधा इसको देखें, ये एक एंगल बन रहा है, ये दूसरा ही लाइन है, तो ये फिर दो लाइन के हिसाब से ये अलग अलग 180 डिग्री के होंगे। तो इसको हमने इक्वेशन 2 का, क्योंकि ये दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो दो, इसको सेकंड का नाम दे दिया। नाउ अब हम क्या कह सकते हैं, बाय कंपेयरिंग, क्योंकि हमने तो एक बात बतानी है। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करें, दोनों इक्वेशंस को जो हमने बनाई हैं, इक्वेशन 1 एंड 2, वी हैव मेजरमेंट of angle x plus measurement of angle ABC is equal to measurement of angle y plus measurement of angle ABC. So ACB हम इसको कहेंगे, ACB ये था, y जो था वो ACB था, आई थिंक जी, ACB। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल, अब इसको इसके बराबर कर दें, ये दोनों 80 डिग्री के हो गए, दोनों को मिलाया तो 180 डिग्री के हो गए। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC इक्वल टू, ये भी 180 डिग्री का होगा, तो दोनों बराबर हो गए। ACB तो ये भी 180, ये भी, इनको मिलाया तो 180, इनको मिलाया तो 180, तो दोनों आपस में 180 दोनों बराबर हो गए। ये हमें गिवन था, ये दोनों एंगल्स ट्रायंगल्स गिवन थे। अच्छा, अब हमने इसमें आगे क्या लिखना है, बाय, अच्छा अगर हम इसको इसमें से एक चीज़ निकाल दें, क्योंकि हमें दो अलग अलग 180 नहीं चाहिए, हमें अलग अलग 180 नहीं चाहिए, हमें तो ये प्रूव करना है कि सब आप एक दूसरे के इक्वल हैं। बाय एलिमिनेटिंग, अगर मैं इसमें से एक को निकालूं, इक्वल वैल्यूज फ्रॉम बोथ इक्वेशंस, मैंने कहा था थोड़ा सा ये लेंदी है लेकिन कोई मुश्किल नहीं है ज़्यादा। मेजरमेंट ऑफ एंगल x इज इक्वल टू, यानी कि उनकी जगह पे, इसकी जगह पे x लिख दिया क्योंकि हमने कहा है ये सब बराबर है, एंगल x और ये कहा है एंगल y। therefore measurement of angle x is equal to measurement of angle y, hence proved। तो हमने जब कह दिया कि ये अगर इसमें ऐड हो रहा है तो तब ये दोनों बराबर हो रहे हैं, ये इसमें ऐड हो रहा है, दोनों बराबर, इसका मतलब ये x और y भी आपस में बराबर होंगे। जब इसके ये वाले बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। उम्मीद है ये सारा आपको, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, समझ में आया होगा कि जो ऑपोजिट एंगल हो गए वैसे भी वो आपस में बराबर होते हैं, लेकिन ये ऑपोजिट नहीं है, ये सप्लीमेंट्री बन रहा है। ठीक है, ये अलग एक सप्लीमेंट्री, ये अलग सप्लीमेंट्री। हमने इसको और इसको ऐड किया तो ये 180 डिग्री आया। दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसको और इसको ऐड किया तो ये 180 डिग्री आया। ठीक है, अब अगर हम देखें ये इनको और इनको, ये दोनों आपस में बराबर हुए। अगर इन दोनों के अंदर वाले एंगल बराबर हैं, यानी कि ABC बराबर है और ACB बराबर है, तो इसका मतलब है इनके बाहर वाले एंगल भी बराबर होंगे, यानी कि एंगल x और एंगल y भी बराबर होंगे। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये भी थोड़ा सा इसी तरफ है।
लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा अगर आप फोकस करके देखेंगे। अगर आपको एक बार चीज़ समझ में नहीं आती है, जैसे आपको टीचर की एक बार बात नहीं समझ में आ रही होती है, कोई पॉइंट आपने स्किप कर दिया होता है, आप सेकेंड टाइम उस चीज़ को दोबारा समझते हैं कहीं और जगह से, तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाती है। इसी तरह आप अगर एक बार वीडियो में समझ नहीं आता तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक बार नहीं 2-3 बार आप ज़रूर देखें वीडियोस, क्योंकि हो सकता है एक दफ़ा वो चीज़ मुश्किल हो और आपको एक दफ़ा में समझ ना आ रही हो, तो इंशाल्लाह आप दूसरी तीसरी बार देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। तो एक दफ़ा वीडियो को देखने के बाद ये ना कहा करें कि ये समझ में नहीं आया, उसको दूसरी तीसरी बार ज़रूर देखा करें, रीचेक किया करें कि आपने कुछ समझने में मिस्टेक की है क्या। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम दी हुई है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि इन फिगर बिलो एन एंगल इज राइट एंगल, प्रूव दैट द रिमेनिंग एंगल्स आर ऑल्सो राइट एंगल्स। इन्होंने कहा है कि जो आपको फिगर दी है वो एक, उसमें एक आपको राइट एंगल दी है, ठीक है, और आप प्रूव करें कि अगर एक राइट एंगल है तो बाकी भी जो रिमेनिंग एंगल है वो भी राइट एंगल ही होंगे। तो अगर एक राइट एंगल है तो बनने तो सारे इसमें राइट एंगल ही चाहिए। वैसे डायरेक्ट हमें पता भी चल रहा है कि ये सीधा एंगल है, राइट एंगल है। अगर इसको उल्टा करके देखें, ये सीधा है, राइट है, ये सीधा है। अब इसको हमने इस तरह से थ्योरम्स के थ्रू या ज्योमेट्री में कैसे प्रूव करना है, हम लिखेंगे फ्रॉम अबव फिगर, या फ्रॉम दिस फिगर लिख दिया करें। फ्रॉम दिस फिगर मैं लिख देती हूँ, दिस फिगर वी हैव, हमें गिवन क्या है, वी हैव मतलब जो हमें गिवन है, तो हम इसको एंगल 1 का नाम दे देते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री का एंगल कौन सा होता है जी, राइट एंगल होता है। अच्छा, उसको इसके बाद अगर हम एंगल 1 को इक्वल करें एंगल 3 के, ये क्यों हमें पता है, हमें पता है कि जो वर्टिकल, ये भी हम कर चुके हैं आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन में, कि जो वर्टिकल होता है ना उसके ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। ये वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकली लाइन ड्रॉ हुई है, इसके ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये एंगल 1 है, इसको मैं एंगल 2 का नाम दे देती हूँ, सॉरी 3 का, ये सीक्वेंस से चलते हैं। ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, तो ये ऑपोजिट एंगल है, तो ये एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होगा, ये हमें पता है क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स है। अच्छा, उसके बाद इसी तरह हमें पता हो जाए हमें, हम क्या कहेंगे कि एंगल 3 भी जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। ये हमें और पता चल गया कि एंगल 3 जो है, एंगल 3 इज अ राइट एंगल, ठीक है, चूंकि ये भी 90 का है तो ये भी राइट एंगल हुआ। तो तो हमें पता चल गया कि एंगल 1 भी राइट है और एंगल 3 भी राइट है। अब हमने 2 और 3 को प्रूव करना है। हम 2 और 4 को प्रूव करना है कि वो राइट एंगल है। तो अगर हम करें एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हम कर चुके हैं, इस तरह का सिंगल किया था, तो ये वही चीज़ दोबारा आई है। एंगल 1 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू, हम कहें 180 डिग्री, क्योंकि ये एक ही लाइन के ऊपर है, एंगल 1 और एंगल 2 180 डिग्री के। एंगल 1 हमें गिवन है 90 डिग्री, ठीक है। एंगल 2 हमें नहीं गिवन है, एंगल 2 हमें नहीं गिवन है, हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो ये हम 90 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये 90 आकर माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा, देखें जी साफ साफ आ गया 90 डिग्री का एंगल, एंगल 2 भी, ठीक है। तो ये भी एक राइट एंगल हो गया, हमें पता चल गया। एंगल 2 इज ऑल्सो अ राइट एंगल, यहाँ तक पता चल गया, ठीक है। अब हमने कहा है कि हमें पता है कि जो क्रॉसपोंडिंग या ऑपोजिट एंगल होते हैं ये इक्वल एंगल होते हैं। हमने एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल कहा, इसी तरह अब एंगल 2 हमारे पास निकल आया, वो 90 डिग्री के है, तो हमें पता है कि ये भी इसका 4 जो है इसका ऑपोजिट एंगल है। तो हम क्या कहेंगे, नाउ मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 4, बट यहाँ आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये मैं आगे आपको यहाँ करके दे रही हूँ। मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 4, तो बट इट इज प्रूफ दैट, हम ये लिख सकते हैं, बट इट इज प्रूफ दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें पता है। और हमने कहा कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, तो ये भी 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। एंगल 4 इज ऑल्सो अ राइट एंगल। अब ये लास्ट में हमने एक स्टेटमेंट के अंदर सारे आंसर्स लिख देने हैं, यानी कि हमने सबका बता देना है ये किस तरह से 90 डिग्री के हुए, वो स्टेटमेंट मैं आपको यहाँ पे लिखवा रही हूँ,
ये सारा आपने उम्मीद है लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो आप रिवाइंड करके पीछे करके लिख लें। सो 10 इफ़ टू लाइन्स, वही जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, इंटरसेक्ट ईच अदर in a way that one angle becomes right angle, यानी कि चले पहले लिख लें फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। then remaining angles are also right angles। ये इसका आंसर भी है कि अगर आपको पता हो कि दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि काट रही हैं एक दूसरे को ऐसी तरह से कि वो उसमें एक एंगल जो राइट, अगर ये यूं काट रही है, यानी कि एक सीधी लाइन है उसके ऊपर से एक लाइन उसको कट कर रही है, तो वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आपके यकीनन बाकी ना सारे के सारे एंगल राइट एंगल होंगे। जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, अब ये इसको काट रही है, जो है ऐसे काट रही है कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, आपको बताइए 90 डिग्री का, तो बाकी तो देखिए खुद ब खुद 90 डिग्री के हो गए। अगर एक लाइन है, अगर वो यूं काट रही है, यूं करके आई है, तो एक भी 90 डिग्री का इसमें नहीं बन रहा, ठीक है। तो वो लाइन एक अगर ऐसे काटे वो 90 डिग्री का होगा, तो बाकी सारे खुद ब खुद एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। कैसे, हमने सारा प्रूफ कर दिया। इसके साथ ये एक्सरसाइज लेंदी थी और हमने कंप्लीट कर दी। अच्छा, इसके बाद आप लोग मुझे बताएंगे कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करवाऊंगी, ठीक है, जो आप कहेंगे इंशाल्लाह वही एक्सरसाइज करवाऊंगी। अभी थोड़ा सा ही सिलेबस है हमारा, चैप्टर नंबर 11 यानी कि जो चैप्टर नंबर 5 है वो रहता है, और तकरीबन ये चैप्टर तो कंप्लीट होने ही वाला है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्दी, मैं जनरल साइंस की, मुझे बहुत से बच्चों ने कहा हुआ है इंपॉर्टेंट कि मैं उस पर काम कर रही हूँ, काफ़ी उसमें मुझे जो है वो चीज़ें देखनी है, हर हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट बताना है, ऐसी वीडियो नहीं डाल देनी, तो इसलिए मुझे उसमें टाइम लग रहा है। इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द आप लोगों के पास आ जाएगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।